देखिए, हम परमार वंश का इतिहास पढ़ रहे थे और इससे पिछली वीडियो में हमने बात करी थी आबू के परमारों की। आज हम बात करेंगे मालवा के परमार वंश की। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि राजस्थान के कौन कौन से क्षेत्र थे जो मालवा के अंतर्गत आते थे। जैसे बात करें, कोटा का दक्षिणी भाग इसमें आता था। तो कोटा का जो दक्षिणी भाग है वो मालवा के अंतर्गत आता था। इसके अलावा प्रतापगढ़ का पूर्वी भाग आता था। झालावाड़ इसके अंतर्गत आता था तथा वागड़ इसके अंतर्गत आता था। वागड़ यहाँ डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो राजस्थान के ये क्षेत्र थे जो कि मालवा के अंतर्गत आते थे। जैसे बात करें इनकी राजधानी की, तो इनकी राजधानी हुआ करती थी धारानगरी। कुछ समय के लिए ये राजधानी जो है वो उज्जैन गई थी, लेकिन वापस जो है वो धारानगरी शिफ्ट कर दी गई थी। तो कोटा का दक्षिणी भाग, प्रतापगढ़ का पूर्वी भाग, झालावाड़ तथा वागड़ ये क्षेत्र जो है ये मालवा के अंतर्गत आते थे। इनकी राजधानी जो है वो धारानगरी थी। कुछ समय के लिए उज्जैन गई थी, लेकिन वापस जो है वो धारानगरी आ गई थी। अब जैसे बात करें मालवा के परमारों के संस्थापक की, कि इनका संस्थापक कौन था। तो इनका संस्थापक था कृष्णराज। कृष्णराज जो है इनका संस्थापक था। इन्हें हम उपेंद्र के नाम से भी जानते हैं। इनका अन्य नाम था उपेंद्र। जैसे बात करें, इनका छोटा बेटा था डंबर सिंह। और डंबर सिंह ने जो है वो वागड़ में परमार वंश की स्थापना करी थी। तो वागड़ में परमार वंश की स्थापना करने वाला जो है वो कृष्णराज का छोटा बेटा डंबर सिंह था। अब जैसे बात करें मालवा के बड़े राजाओं की, तो अगला राजा आता है मुंज। यहाँ का बड़ा राजा है मुंज। जैसे ये मालवा के परमारों में जो है एक बड़ा राजा हुआ था, इसलिए इन्होंने जो है वो बहुत सारी उपाधियां धारण की थी। जैसे कौन कौन सी उपाधियां थी, जैसे बात करें उत्पल राज, वागपति राज, अमोघ वर्ष, पृथ्वी वल्लभ, श्री वल्लभ तथा कविवरस। क्योंकि ये कवियों का जो है वो बहुत सम्मान करता था, उनका आश्रयदाता था, इसलिए ये जो उपाधि है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है कविवरस। तो मुंज की उपाधियां है ये उत्पल राज, वागपति राज, अमोघ वर्ष, पृथ्वी वल्लभ, श्री वल्लभ तथा कविवर्ष। जिससे बात करें मुंज की, तो इसने जो है वो मेवाड़ पर आक्रमण किया था। और उस समय मेवाड़ का राजा हुआ करता था शक्ति कुमार। और उस समय जो है इसने मेवाड़ में एक जगह पड़ती थी आहड़, जिसे हम जो है वो आगाड़ भी कहते हैं, इसने उसे तोड़ दिया था। और ये जानकारी हमें मिलती है धवल राठौड़ के अभिलेख अस्थिकुंडी अभिलेख से। अस्थिकुंडी अभिलेख जो कि धवल राठौड़ का है। तो एक बार और देख लेते हैं। हम मालवा के परमार वंश के जो इतिहास के जो बड़े राजा है मुंज, उनको देख रहे हैं। इनकी उपाधियां देखी थी सबसे पहले। फिर इसने जो है मुंज ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था, और उस समय मेवाड़ का जो राजा था वो था शक्ति कुमार। उस समय इसने आहड़ या आगाट को तोड़ा था, और ये जानकारी हमें जो है वो धवल राठौड़ के अभिलेख अस्थिकुंडी अभिलेख से प्राप्त होती है। यह अभिलेख जो है वो 997 ईस्वी का है।
ये जो मुंज था ये कर्नाटक के एक राजा थे तेलप सेकंड। तो तेलप सेकंड से लड़ते हुए ये मुंज मारा गया था। इसके अलावा जैसे कौन कौन से विद्वानों को इसने जो है आश्रय दे रखा था, कौन कौन से कवियों को आश्रय दे रखा था। जैसे इसके दरबारी विद्वानों की बात करें, जैसे एक था धनंजय, और धनंजय ने किताब लिखी थी 10 रूपक। एक था हलायुद्ध, और इन्होंने किताब लिखी थी अभिधान रत्नमाला। पद्मगुप्त, जिसे ही हम जो है वो परिमल कहते हैं, और इन्होंने किताब लिखी थी नव सासांग चरित। तो ये सब जो विद्वान है ये मुंज के दरबार में रहते थे। धनंजय जिसने 10 रूपक नामक किताब लिखी थी, हलायुद्ध, अभिधान रत्नमाला, तथा पद्मगुप्त या परिमल जिसने नव सासांग चरित लिखी थी। अगला राजा आता है सिंधुराज। ये जो किताब लिखी थी पद्मगुप्त ने नव सासांग चरित है। तो ये किताब जो है ये सिंधुराज को कैरेक्टर बनाकर लिखी गई थी, क्योंकि उसने नए साहस का जो है वो संचार किया था। इसलिए पद्मगुप्त ने जो है ये नव सासांग चरित्र सिंधुराज को कैरेक्टर बनाकर की गई थी। और ये मुंज का भाई हुआ करता था। ये जो सिंधुराज था ये मुंज का भाई था। अगला बड़ा राजा आता है भोज। तो अब बात करते हैं भोज की। जैसे बात करें भोज की, तो इसने जो है बड़ा विद्वान था। इसने कुछ जो है महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी थी। जैसे कौन कौन सी लिखी थी? एक थी श्रृंगार मंजरी, संस्कृत में लिखी गई पुस्तक है, और एक लिखी थी कुर्म शतक। ये किताब जो है वो प्राकृत में लिखी गई थी। तो 2 महत्वपूर्ण किताबें लिखी थी, और भी लिखी थी जैसे सरस्वती कंठाभरण, इस तरीके से। तो 2 महत्वपूर्ण किताबें लिखी थी भोज ने, श्रृंगार मंजरी जो कि संस्कृत में लिखी गई थी, तथा कुर्म शतक ये प्राकृत में लिखी गई थी। और उस समय जैसे ये जो है कुछ समय चित्तौड़ में रहा था, और चित्तौड़ में इसने एक मंदिर बनवाया था, त्रिभुवन नारायण मंदिर। जिसे बाद में कुमारपाल चालुक्य जो है वो समिदेश्वर मंदिर के नाम से चेंज कर देता है। और बाद में मोकल आता है, और मोकल इस मंदिर का पुनर्निर्माण करता है, इसलिए हम इसे मोकल का मंदिर भी कहते हैं। और भगवान शिव की अद्भुत प्रतिमा के कारण इस मंदिर को जो है वो अद्भुत जी का मंदिर भी कहते हैं। तो हम मालवा के परमार राजा भोज को पढ़ रहे हैं। इसकी कुछ किताबें थी श्रृंगार मंजरी तथा कुर्म शतक। और इसने जो है कुछ समय ये चित्तौड़ में रहा था, और वहां पर जो है त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। भगवान शिव का जो है ये मंदिर है। और बाद में इसको जो है कुमारपाल चालुक्य जो है वो समिदेश्वर मंदिर के नाम से चेंज कर देता है। और बाद में मोगल इसका पुनर्निर्माण करता है, इसलिए इसे मोगल का मंदिर भी कहते हैं। और भगवान शिव की अद्भुत प्रतिमा होने के कारण इसे अद्भुत जी का मंदिर भी कहा जाता है। जिसे बात करें भोज की, तो जिस तरीके से विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में जो है वो सरस्वती कंठाभरण की जो संस्कृत पाठशाला थी उसकी स्थापना करी थी, इसी तरह भोज ने भी यहाँ पर जो है वो संस्कृत पाठशाला का निर्माण कराया था। तो इसने भी संस्कृत पाठशाला की स्थापना करी थी, जिसे जो है वो सरस्वती सदन भी कहते हैं। सरस्वती सदन या सरस्वती कंठाभरण। जैसे यहाँ पर जो है इसकी एक तो किताब थी कुर्म शतक।
इसकी यहाँ पर जो है दीवारों पर कुछ पंक्तियां लिखवाई गई थी इस किताब की। और आगे चलकर मालवा के जो परमार है उनमें एक राजा होता है, आगे एक राजा आता है अर्जुन वर्मा। और अर्जुन वर्मा का एक दरबारी विद्वान था मदन, और इस मदन ने एक किताब लिखी थी पारिजात मंजरी। पारिजात मंजरी। और इस किताब की पंक्तियां भी जो है इस सरस्वती पाठशाला में उतराई गई थी। तो पूर्व शतक तथा मदन की जो किताब है पारिजात मंजरी, इनकी जो पंक्तियां हैं वो इस संस्कृत पाठशाला में जो है वो दीवारों पर लिखवाई गई थी। इसके अलावा जैसे बात करें भोज की, तो इसने जो है वो भोजसर झील का निर्माण करवाया था, जिसे आज हम वर्तमान में जो है वो भोपाल के नाम से जानते हैं। और बाद में जैसे यहाँ पर जो है ये जो संस्कृत पाठशाला है, ये बाद में यहाँ पर तुर्क आते हैं और तुर्क इसे तोड़कर जो है वो एक मस्जिद का निर्माण कर देते हैं, जिसे हम वर्तमान में जो है वो कमाल मौला के नाम से जानते हैं। तो ये बौद्ध से संबंधित प्रमुख बातें थी। इसके बाद जैसे बात करें वागड़ के परमारों की, तो डंबर सिंह यहाँ पर जो है वो स्थापना करता है परमार वंश की। हमने पढ़ा था मालवा में कृष्ण राज जो है उनका ये छोटा बेटा था। और जैसे बात करें यहाँ का अगला राजा आता है मंडलिक। जैसे बात करें वागड़ के परमारों की, तो इनकी राजधानी हुआ करती थी अर्थुना। वागड़ के परमारों की राजधानी थी अर्थुना, जो कि बांसवाड़ा में ये जगह पड़ती है। और अगला राजा आता है मंडलिक। मंडलिक ने बांसवाड़ा में एक जगह पड़ती है पाणाहेड़ा, और यहाँ पर अपने नाम पर जो है भगवान शिव का एक मंदिर बनवाया था, मंडलेश्वर मंदिर। इसके अलावा जैसे मंडलिक का बेटा था चामुंडराज। इस चामुंडराज ने जो है वो राजधानी अर्थुना में जो है एक और मंडलेश्वर मंदिर बनवाया था। अपने पिता के नाम पर जो है एक और मंडलेश्वर मंदिर बनवाया था। इसके बाद अगला राज आता है विजयराज। ये वागड़ के परमारों का अंतिम राजा माना जाता है। और बाद में इसको जो है हम पढ़ते हैं कि कीर्तिपाल सोनगरा था, वो बाद में मेवाड़ के सामंत सिंह को हराता है और वहां से भगा देता है। वो सामंत सिंह जो है वो भागकर वागड़ की तरफ आ जाता है, और वागड़ के परमारों से जो है ये वागड़ छीन लेता है, तथा यहाँ पर जो है वो गोइल वंश की स्थापना कर देता है। तो वागड़ के परमारों का जो वंश समाप्त किया था वो मेवाड़ के सामंत सिंह ने करा था। और हमने पढ़ा था कि सामंत सिंह जो है वो बाद में पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन के दूसरे युद्ध में जो है वो लड़ता हुआ मारा जाता है। तो ये मालवा के परमार तथा वागड़ के परमार वंश का इतिहास था।